अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, लगाए नारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत गंगा सवेरा की बहुत बड़ी खबर से, फर्जी शिक्षक मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। जांच के लिए कमेटी गठन के आदेश दे दिए गए। फर्जी शिक्षक मामले में ये बड़ी खबर है। जांच के लिए कमेटी गठन के आदेश दे दिए गए और एडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी अब जांच करेगी। कस्तूरबा विद्यालयों में भी फर्जी शिक्षक की कमेटी ढूंढेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जांच समिति के गठन का आदेश दिया है। जुलाई 2018 में गठित कमेटी में ही एक सदस्य बदलकर पुनर्गठन किया गया और नई कमेटी में एडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक और बीएसए शामिल हैं। नई कमेटी में एडी बेसिक की जगह बीएसए को सदस्य बनाया गया। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं और एक के बाद एक जो फर्जी शिक्षकों के मामले आ रहे हैं, उसके बाद इस कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। पुनर्गठन एक तरीके से होगा, 2018 में गठित की गई थी, कुछ बदलाव है बस। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, फर्जी शिक्षकों के पहले तो ये निर्णय पहले से निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, तो इस बीच में अब एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया गया। ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी, कौन इसका सदस्य होगा, क्या बदलाव होगा, क्या नया रूप है इस कमेटी का? राजीव, देखिए, एक ही सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि ये जो कमेटी गठित की गई है, ये उस कमेटी से अलग है जिस कमेटी के गठन का आदेश हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक डेडिकेटेड टीम का गठन होगा जो बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सभी में फर्जी सभी शिक्षकों के जो दस्तावेज है उसकी जांच करेगी। उससे अलग है ये कमेटी, लेकिन ये कमेटी भी काम उसी तरह करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 में एक कमेटी का गठन हुआ था, क्योंकि तब विभाग में एसटीएफ ने, एसआईटी ने ये बताया था कि कई शिक्षक फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ था जुलाई 2018 में। लेकिन उस कमेटी में दिक्कत ये आ रही थी, अधिकारियों की माने तो जो तीसरे सदस्य के रूप में शामिल थे एडी बेसिक, उनके पास समय कई बार ना मिल पाने की वजह से, क्योंकि उनके पास कई जिलों का चार्ज होता है, इस जो कमेटी थी बैठकें नहीं हो पाती थी। इसी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अब मामला जो है फर्जी शिक्षकों का और गंभीर हो गया है, तो अपर मुख्य सचिव ने उसी कमेटी का पुनर्गठन किया है और ये एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी कर दी है, जिसमें अब एडी बेसिक की जगह बीएसए को शामिल किया गया है। लेकिन एक जो इसमें बदलाव किया गया है वो ये भी है कि पहले इस कमेटी की जो जांच का दायरा था वो खाली जो 2011-2012 के बाद के शिक्षक हैं वो थे। दूसरी चीज, वो खाली परिषदीय जो स्कूल है उनके शिक्षक थे। लेकिन अब ये कमेटी जो है ये सभी शिक्षकों के डिटेल्स देखेगी। ये साथ में जो कस्तूरबा विद्यालय है उनके शिक्षकों के भी डिटेल्स देखेगी। तो कह सकते हैं कि अब एक तरह से 2 लेवल पर क्रॉस चेक होगा, यानी कि 2 कमेटियां काम करेगी। एक ये कमेटी जिसका पुनर्गठन हुआ ये अपना काम करेगी, और अब आगे चलकर जो एक डेडिकेटेड टीम बनाने की बात मुख्यमंत्री ने की है वो भी करेगी। यानी सख्त है सरकार कि किसी भी स्तर से चूक ना हो, कैसे भी करके जो फर्जी वाला चल रहा है, जो फर्जी शिक्षक चल रहे हैं, अनामिका शुक्ला, और अब तक जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनको भी सुधारा जाए, ये मकसद भी लग रहा है। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक डेडिकेटेड टीम बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था, सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट भी किया गया था पहले। तो ये उससे अलग एक दूसरी कमेटी, यानी कि एक ही विषय पर, एक ही मामले की अलग अलग कमेटियां ये जांच करने वाली हैं। खबर अब नोएडा से, जहां पर चलती बस में रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रतापगढ़ से नोएडा आते वक्त लखनऊ और मथुरा के बीच महिला से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि महिला अपने 2 बच्चों के साथ एक प्राइवेट बस में सवार होकर नोएडा आ रही थी। इस बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 45 में उसे जबरदस्ती बस से उतारकर वो फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने थाना 20 में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह पुलिस को एक चलती बस में रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। यह जो घटना है ये एक ओवरनाइट स्लीपर बस की है, जो कि प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर आ रही थी और जिस पर पीड़िता यात्रा कर रही थी।
और पीड़िता ने जो इस केस में फैक्ट्स बताए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये बस लखनऊ से मथुरा के स्ट्रेच पे थी उस दौरान किसी समय रात को यह घटना घटी है और बस के ड्राइवर द्वारा कारित की गई है। घटना के घटने के टाइम इस बस पर 12 से 13 और सहयात्री भी मौजूद थे। इस घटना की सूचना पीड़िता द्वारा गौतम बुद्ध नगर पहुंचने पे स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना प्राप्त होते ही इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। एफआईआर में जो नामित अभियुक्त हैं उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बस है उसको भी सीज कर लिया गया है। तो बस सीज हो गई है, एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, बाकी अभी फरार हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं कि मेडिकल करवाया नहीं गया है या फिर नहीं करवाया गया, अभी स्पष्ट नहीं है। और दूसरा सबसे चिंताजनक बात है ये कि प्राइवेट बस है, ये स्लीपर बस बताए जा रहे हैं और इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सेफ नहीं है। बस के भीतर जहां पर दूसरी सवारियां भी थी, इस बीच में एक महिला के साथ रेप हो जाता है जो अपने 2 बच्चों के साथ होती है। बहुत चिंताजनक है। हमारे साथ अविनाश तिवारी, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या महिला का मेडिकल करवा लिया गया है या नहीं, और इसके साथ साथ क्या एक्शन पुलिस ने लिया है, और महिला की आप बीती आप सुनाए कि क्या क्या गुजरा महिला के साथ। बिल्कुल राजीव, ये काफ़ी ख़राब जो है घटना घटी है। और जिस तरीके से महिला प्रतापगढ़ में अपने गांव से दिल्ली आ रही थी अपने पति के पास, सेक्टर 45 में उसका पति रहता है और नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। तो जब वो अपने पति के पास आ रही थी तो महिला का कहना है कि उसके पास किराए थोड़ा कम हो गए, तो उसने ड्राइवर से और कंडक्टर से कहा कि वो जहाँ पर सेक्टर 45 के पास उतारेंगे उनके पति उनको जो किराया है वो दे देंगे। पहले ड्राइवर नहीं माना, फिर उसको जो है जब उसने काफ़ी मिन्नतें की तो पीछे की सीट में ले जाके उसको जगह दी। और पीछे की सीट में ले जाने की जगह देने के बाद क्या, जब सुबह थोड़ा भोर हो गई थी, सब लोग लगभग नींद में थे, तभी उस महिला के साथ जो है गलत हरकत की गई ड्राइवर की तरफ से और एक कंडक्टर की तरफ से। इसके बाद फिर महिला को सेक्टर 20 के पास उतार दिया गया, जिसके बाद महिला फिर सेक्टर 45 में अपने पति को फ़ोन लगाती है और अपनी आप बीती बताती है। फिर उसका पति उसके पास पहुंचता है और सेक्टर 20 थाने जाता है, जहां पे वो महिला की कंप्लेन दर्ज कराता है। हालांकि नोएडा पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई की, इसकी तारीफ करनी चाहिए कि उसने तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत जो बस थी उसको ट्रैक किया और बस को ट्रैक करके बस को थाने ले आई, सीज किया। इसके साथ साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। और इसके साथ साथ नोएडा पुलिस जो उस बस में सफर कर रहे थे, क्या बस में कोई सवार नहीं था? क्या महिला अकेली थी, बस खाली थी? देखिए, महिला के अनुसार बस में 10 से 12 लोग सवार थे। चूंकि इस समय जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल है कि बस में आधी सवारी सफ़र कर सकती हैं, तो उसी के तहत 10 से 12 लोग केवल बस में सवार थे। और उनका कहना है कि वो आगे की सीट में थे, यानी आगे की तरफ थे। और वो आया, जो बस ड्राइवर था उसने आया महिला के साथ जो है पहले बगल में बैठा, उसके बाद धीरे धीरे उसने छेड़खानी की हरकत की। फिर जब महिला ने विरोध किया तो उसने कहा कि अगर तुम चिल्लाओगी या कुछ बोलोगी तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगा। तो महिला कहना कि वो इतनी सहम गई थी, इतनी डर गई थी, उसे अपने बच्चों को लेकर इतना डर पैदा हो गया था कि फिर उसने कुछ नहीं बोला। फिर उस ड्राइवर ने उसके हाथ बांध दिए, उसके बाद फिर जो है उसके साथ गलत हरकतें की। तो जाहिर तौर से बात है कि ये काफ़ी जो है चिंताजनक घटना है कि किस तरीके से चलती बस में एक यात्री के साथ बलात्कार हो जाता है। लेकिन नोएडा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बस को भी सीज किया है। बस के मालिक को भी पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि बस जो है प्रतापगढ़ से रजिस्टर्ड है तो बस के मालिक को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो अन्य लोग उसमें थे, यानी कंडक्टर था और इसके अलावा एक और जो है एक और सहयोगी था, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। इसके साथ साथ नोएडा पुलिस उन लोगों की भी खोजने की कोशिश कर रही है जो उस बस में यात्रा कर रहे थे, ताकि उनका बयान भी दर्ज किया जा सके। अभी उनकी डिटेल नहीं मिली है जो बस में यात्रा कर रहे थे महिला के साथ। महिला चीखी होगी, चिल्लाई होगी, और ऐसे कैसे हो सकता है कि उन लोगों ने आवाज नहीं सुनी? आवाज सुनी तो आवाज सुनकर उसको दरकिनार कर दिया, इग्नोर किया गया। आपका अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। फिलहाल अभी तक महिला का मेडिकल हुआ नहीं, मेडिकल की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पुलिस मामले में जांच भी करेगी। सिर्फ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं पशुधन घोटाले की, जिसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में 7 पन्ने की एफआईआर में जो ठगी की कहानी है उसमें पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस तक शामिल रहे, जो न सिर्फ धांधली में शामिल रहे बल्कि जो पीड़ित है उसे थाने में अपहरण कर लाया गया और एनकाउंटर तक की धमकी दे डाली गई। जिस इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह का नाम सामने आया है वो लखनऊ चौकी पुलिस में अभी चौकी प्रभारी हैं। पीड़ित की एफआईआर में आरोप लगाया गया कि एसके मित्तल बने आशीष राय ने सीबीसीआईडी के
जो है एसपी से मिलवाएं। सीबीसीआईडी मुख्यालय में जिस आईपीएस के नाम पर चर्चा चल रही है वो इस पूरी घटना के वक्त एसपी सीबीसीआईडी भी थे और मुख्य आरोपी आशीष राय के करीबी भी। इसने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग को बंधक बना लिया, गिरफ्तारी कर ली। इनकी गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या इस तरह के मामले प्रकाश में है? पूछताछ में क्या हो रहा है? मामला गहनता से पूछताछ की जा रही है। पहले भी इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। बातचीत जारी है इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। पशुधन विभाग में फर्जी करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के इस पूरे धंधे में वादी ने जो हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, उसमें साफ लिखा था कि 31 मार्च 2019 की शाम 6 बजे उसको कृष्णानगर के फिनिक्स मॉल से कुछ बदमाशों ने किडनैप किया और वो लखनऊ के इसी नाका हिंडोला थाने लेकर आ गए। थाने के अंदर इंस्पेक्टर ने उसको एनकाउंटर की धमकी दी। थाने के अंदर एनकाउंटर की धमकी मिलने के बाद पीड़ित मंजीत अपनी जान बचाकर भाग गया। ये अलग बात है कि इस पूरे मामले पर यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक उस इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो 31 मार्च को नाका हिंडोला में तैनात था और आज भी लखनऊ के चौक कोतवाली का प्रभारी है। विश्वजीत सिंह अभी भी लखनऊ के चौक कोतवाल हैं। यूपी एसटीएफ ने बाकायदा ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लखनऊ पुलिस को पत्र लिख दिया है, लेकिन ना तो इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही इस पूरे ठगी के धंधे में शामिल सिपाही दिलबहार यादव गिरफ्तार किया जा सका। यानी कि एक पीड़ित कई तरीकों से प्रताड़ित किया गया। इंस्पेक्टर थाने ले आते हैं, अपहरण करके एनकाउंटर की धमकी देते हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संतोष, विश्वजीत सिंह नाम बताया जा रहा है इंस्पेक्टर का, अभी भी थाने में मौजूद हैं, अभी भी उनके पास सारा कार्यभार है, किसी तरह की कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है पत्र लिखने के बाद भी? देखिए, ये जो पशुधन घोटाला है इस पर टोटल फर्जीवाड़े की एक जो कहानी आई कि उसमें एक फर्जी आईएएस भी होता, विधानसभा में बैठता है और जो पीड़ित ने एफआईआर लिखाई हजरतगंज कोतवाली में, उसमें लिखा कि 31 मार्च 2019 को नाका हिंडोला थाने में उसको एनकाउंटर की धमकी दी गई और सामने इंस्पेक्टर बैठे थे और बगल में दिलबहार जो लखनऊ पुलिस का सिपाही है जो इस समय पे बाराबंकी अंडर ट्रांसफ़र है, बाराबंकी पुलिस का हिस्सा है, वो वहाँ पर मौजूद था। लेकिन जिस नाका हिंडोला थाने की बात की जा रही है वहाँ पर प्रभारी विश्वजीत सिंह थे और मौजूदा समय में विश्वजीत सिंह लखनऊ पुलिस में चौक कोतवाल हैं, चौक में इंस्पेक्टर हैं। अभी तक विश्वजीत सिंह से ना तो पूछताछ की जा सकी है कि आखिर वो 31 मार्च को ये जो व्यक्ति कह रहा है उसके बयान का क्या हुआ, क्योंकि वो साफ तौर पर उस नाका थाने की तस्दीक कर चुका है कि इसी थाने पर मुझे लाया गया था। वो तस्वीरों को पहचान रहा है जो एसटीएफ के सूत्र बता रहे हैं कि एसटीएफ के लोगों ने उन लोगों की भी पहचान करवाई, तस्वीरें दिखवाई तो उसने कहा कि हाँ यही लोग बैठे थे। इसके अलावा एक जो कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है वो सीबीसीआईडी की बस्ती है। सीबीसीआईडी में भी इस पीड़ित व्यक्ति को ले जाया गया। वहां पर जालसाज जिसको जो फर्जी टेंडर दिया था उसकी जांच के लिए वहां पर एक एसपी सीबीसीआईडी के नाम के एक शख्स को मिलवाने के लिए वहां ले गए। सीबीसीआईडी के दफ्तर गया, वहां पर उसकी एंट्री हुई और एक एसपी सीबीसीआईडी वहां पर मिले और उन्होंने उससे ओरिजिनल कागजात ले लिए। एसटीएफ उस एसपी जो सीबीसीआईडी थे उस समय पर उन पर रडार पर है, वो इस समय पे डीआईजी हैं, आगरा में, आगरा के आसपास के इलाके में वो तैनात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी उनको नोटिस दिया जाना बाकी है और ये भी तस्दीक किया जाना बाकी है कि कहीं जालसाजों ने सीबीसीआईडी के दफ्तर में अपने ही किसी कारिंदे को तो एसपी सीबीसीआईडी बनाकर नहीं बैठा दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये जो आशीष राय जो फर्जी आईएएस बन के विधानसभा में बैठ गया था, डायरेक्टर पशुपालन बन करके विधानसभा के अंदर डीलिंग कर रहा था, जाहिर है कि सीबीसीआईडी दफ्तर के अंदर वो शख्स बैठ चुके हों। लिहाजा इस पूरे मामले की तहकीकात और उन अफसर जो रडार पर आए हैं, बिल्कुल उनसे जो बात पूछताछ आप कह करना रही है बहुत बाकी है, लेकिन महत्वपूर्ण, ताज्जुब की बिल्कुल बात है कि अभी क्योंकि तक ऐसा हमें ऐसे देखने को किसी भी मिला ना कि तो फर्जी दिलबहार तरीके से बैठ जाते थे, खुद को अधिकारी बताते। संतोष, विश्वजीत सिंह से क्या आपकी बात हो पाए, क्योंकि अभी तो ना उन पर ना उनसे पूछताछ हुई है ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है, तो अपनी तरफ से पक्ष रखा है क्या उन्होंने?
देखिए, ये पूरी तरीके से चूंकि पुलिस यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। यूपी एसटीएफ का कहना है कि हम आधिकारिक तौर पर जो विश्वजीत सिंह हैं उनसे पूछताछ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल की बात है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका सीधे से कहना है कि हमने लखनऊ पुलिस के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने उस इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की, सफाई क्यों नहीं मांगी गई। तो उनका कहना है कि जब कानूनी तौर पर उसको नोटिस दिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो जाहिर है कि इंस्पेक्टर भी अपना पक्ष रखेगा कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुई वो उसके सामने की है या फिर उसके थाने में तैनाती के दौरान किसी और शख्स ने इसका दुरुपयोग किया। यह भी एक गंभीर विषय है जिसका जांच किया जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद, लेकिन आप नजर बनाए रखें क्योंकि इस घोटाले से जुड़े हुए एक अपडेट्स हमें दर्शकों को देनी है। अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। काकोरी डकैती का मुख्य आरोपी घायल हुआ है। इसमें ये खबर ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। तो पुलिस महकमे में भले ही फर्जीवाड़े के वाकये सामने आ रहे हो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे पुलिसकर्मी है जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। काकोरी डकैती कांड में जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ लिया गया, वो घायल हो गया। मुख्य आरोपी का साथी हालांकि वो भी घायल हुआ है। शातिर बदमाश राजू और महेश चौरसिया घायल हुए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। दोनों पर राजधानी में दर्जनों वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। डकैती में शामिल पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब डकैती का सरगना भी पुलिस के हाथ पे चढ़ गया है। रिटायर्ड सचिवालय कर्मी के घर पिछले हफ्ते डकैती हुई थी। तो मुठभेड़ सिर्फ लखनऊ ही नहीं, मुरादाबाद में भी हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश मुरादाबाद में पकड़ा गया है। मुरादाबाद में 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली पुलिस, मुरादाबाद पुलिस और पखवाड़ा पुलिस ने इसको पकड़ा है। तो 3 अलग अलग जगहों की देखिए पुलिस ने इसको पकड़ा है। बदमाश अजय उर्फ गंजा को घायल करके पुलिस ने पकड़ा है। और दिल्ली में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली में कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। अब इसके पास है तमंचा, कारतूस, बाइक, ये चीजें बरामद हुई हैं। कितना कुख्यात ये है, ये 50,000 की नामी राशि से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी, दोनों ही पुलिसों ने कोशिश की, उसके बाद पकड़ा गया, वो भी मुठभेड़ के बाद। कोरोना काल में घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामलों की बात है। और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। कोरोना काल में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, लॉकडाउन में बढ़े हैं। ऐसे में सवाल पूछे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है कि शिकायतों के निपटारे के लिए इंतजाम क्या है। हाईकोर्ट का सवाल कि क्या इंतजाम है आपके पास शिकायतों के निपटारे के लिए। मामले में नोडल ऑफिसर नामित किए जाने की भी जानकारी मांगी गई है। और जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में मामले की अब अगली सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय में आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष निदा खान है, उनकी तरफ से एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें हमारी मांग थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू हिंसा की घटनाएं लॉकडाउन पीरियड में लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन, पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया और हमारी डिमांड ये भी थी कि प्रोटेक्शन और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, जिससे कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं वहां पर जाकर अपनी बात को रख सकें। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना की रैंडम जांच फिलहाल संभव नहीं है। रैंडम जांच फिलहाल संभव नहीं है कोरोना की। उत्तर प्रदेश ने यह जवाब दिया है, ये जवाब दाखिल किया है राज्य सरकार ने। संसाधनों की कमी का कारण उसका हवाला देते हुए ये बातें कही कि फिलहाल संभव नहीं। तो संसाधनों की कमी के कारण जांच फिलहाल संभव नहीं है। सरकार की दलीलों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि 2.5 महीने तक आपने क्या किया। राज्य में बढ़ते केसेस को लेकर रैंडम जांच जरूरी है, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने साथ ही टिप्पणी की कि रैंडम जांच में कितना खर्च आता है बताएं। सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। तो सवाल, उसके बाद राज्य सरकार के जवाब और उन जवाबों में बहुत सारे सवाल।
इन सवालों के जवाब फिर आप राज्य सरकार को देने होंगे। आप इन सवालों को सुनिए कि राज्य सरकार ने कहा कि संसाधनों की कमी है और फिलहाल अभी यह संभव नहीं है कि वो रैंडम जांच कर सके। तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि 2.5 महीने तक आपने क्या किया? रैंडम जांच राज्य में जरूरी है तो ऐसे में कितना खर्च आता है ये बताइए आप। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।